हेलो बच्चों, आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर है अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो, प्रकाश का मतलब है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरे में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये संस्कृत का एक श्लोक का हिस्सा है जिसका शाब्दिक अर्थ है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कारण है कि अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। यद्यपि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, परंतु जब वह किसी वस्तु पर गिरता है तो कुछ प्रकाश वस्तुओं से वापस लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। हम इस अध्याय में गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन तथा दैनिक जीवन में अपवर्तन की परिघटनाओं एवं उनके अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसकी पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। और प्रकाश, आप भी परिभाषा को कॉपी कलम ले लीजिए और नोट करिए कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा है बच्चों कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम और समझते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग अब समझेंगे कि जैसे कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये एक शब्द आया, इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है, एक शब्द क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि परावर्तक पृष्ठ क्या है। देखिए बच्चों, परावर्तक पृष्ठ कोई चमकदार सतह होती है, जैसे पानी हो गया, जैसे घड़ी हो गया। क्लास में बच्चे घड़ी लेके एक दूसरे पे चमकाते हैं, चाहे एक घर पे दर्पण लिए देख लेंगे, उससे उसके प्रकाश में लाएंगे तो उसकी चमक उस पर टकरा के दूसरी जगह जाती है। तो चमकदार सतह हो सकती है, कोई जल हो सकता है, शीशा हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, समतल दर्पण भी हो सकता है। तो इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। जैसे बच्चों, इसको हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई चमकदार सतह है, चमकदार सतह कोई समतल दर्पण भी हो सकता है,
इस पे एक भाग पे कलई होता है बच्चों, और दूसरे तरफ से उस पे आएगी किरण, उस पर टकरा कर जाएगी। जैसे जिस घर में आप चेहरा देखते हैं वो दर्पण मान लीजिए। स्कूल जाने के पहले एक बार आप चेहरा देखते होंगे उस दर्पण में, वही दर्पण है। और जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो आने के बाद बच्चों इस पर टकरा के पुनः इसी माध्यम वापस लौट जाएगी। ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ। ये जो प्रकाश किरण आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश इस परावर्तक पृष्ठ पर टकरा कर जाती है इस किरण को बोला जाता है परावर्तित। परावर्तित किरण। और इसके बीच में बच्चों एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसका नाम है अभिलंब। अभिलंब। अब बच्चों इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन। ये आपतन बिंदु है। ये प्रकाश किरण आती है और ये प्रकाश किरण जाती है। इस वाले कोण को बच्चों बोला जाता है आपतन कोण। इसको आई से प्रेजेंट किया जाता है। इस कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण। इस कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको आर से प्रेजेंट किया जाता है। ये आई है, इसको आपतन कोण बोला जाता है। आपतन कोण। और ये आर है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण, और टकरा के जो जाएगी उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और बीच में एक खंभा खड़ा रहेगा जिसको बोलते हैं अभिलंब। और ये जब तीनों बिंदु एक बिंदु पर मिलते हैं इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। और अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाएगी आपतित किरण इसको बोला जाता है आपतन कोण। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण बनाएगी इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। तो देखिए बच्चों, परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखिए बच्चों, परावर्तन के दो नियम है। पहला इसका नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण कामा परावर्तन। आपतन कोण कामा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। दूसरा नियम है इसका कि आपतित किरण। आपतित किरण बच्चों, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तथा
परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों इसका मुख्य रूप से दो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। हाँ तो बच्चों अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। तो देखिए गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब बच्चों दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल को इंग्लिश में बोला जाता है कॉनकेव मिरर, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। प्यारे बच्चों इस दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, और उसके बाद इनसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो हम लोग बच्चे अवतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे पालिश होती, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है तथा दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश होती है तथा दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, जैसे ये एक दर्पण है जिसके देखिए उभरे हुए भाग पे पालिश किया गया है। तो जब उभरे हुए भाग पे पालिश किया गया है तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। अब बच्चों ये बनाया कैसे जाता है, तो देखिए बच्चों एक ये कोई दर्पण है गोल में और इसको बीच से काट दिया जाता है। इसको बीच से क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, और इसके जो पालिश होती है हमेशा दाहिने तरफ की जाती है। बच्चों ये पालिश हमेशा इधर होती है,
और इसमें इधर होगा पालिश। आपको एकदम ध्यान रखना कि पालिश हमेशा दाहिने तरफ होती है, तो इस वाले दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। और इस वाले दर्पण को बच्चों उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो देखिए मैं यही लिखवाया था आपको कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे पालिश होती है, देखिए इसके उभरे हुए भाग पे पालिश होती है तथा दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। जब यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी बच्चों तो इस टकरा कैसे चली जाएगी, तो यही करें इसके दबे हुए भाग से पालिश होती है, तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण की परिभाषा देख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों दूसरा है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश होती है। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश होती है तथा उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। देखिए बच्चों ये आपका एक दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है बच्चों, और इस पे पालिश इधर होती रहेगी। दाहिने साइड मैंने आपको बताया कि साइड पालिश होती है। देखिए यही मैंने लिखवाया भी कि ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पालिश होती है। देखिए इसके दबे हुए भाग पे पालिश हुई है और उभरे हुए भाग से क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो टकराने के बाद इधर आएगी, अच्छा टकराने के बाद इधर जाएगी, इसके उभरे हुए भाग पे पालिश हुआ है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। दोनों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं, हम 6 स्थितियों को समझेंगे। उसके बाद अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है उसको देखेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में देखेंगे। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियाँ होती हैं और उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है। तो आइए देखिए हम लोग क्रम से देखते हैं अवतल दर्पण से बनने वाली स्थितियाँ। तो बच्चों अवतल दर्पण की स्थितियाँ देखने के पहले हम लोग कुछ टर्म को सीखना पड़ेगा। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम समझेंगे। देखिए बच्चों ये अवतल दर्पण बनता है तो किसी एक गोले का भाग होता है, इसी गोले पर इधर कलई कर दिया जाता है और अवतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो इस जो ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, ध्रुव। और ध्रुव को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, पी से। पी मने पोल, पोल मने ध्रुव। तो आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं ध्रुव की, दर्पण का ध्रुव। पहला हेडिंग आप समझेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव जिसको बच्चों हम लोग प्रेजेंट करते हैं किस से, पी से। हम लोग समझेंगे दर्पण का ध्रुव। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक
गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो बच्चे आप समझे दर्पण का ध्रुव क्या है कि जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है बच्चों, इसी को कहा जाता है ध्रुव यानी कि पोल। इसके बाद से इसका दूसरा है टॉपिक, दूसरा इसका भाग है, दूसरा है बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इसको बोला जाता है मेन एक्सिस। इसको बोला जाता है मेन एक्सिस। तो देखिए बच्चों, जब ये कोई गोला है तो इसका कोई केंद्र भी होगा। मान लीजिए केंद्र है और केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो यहाँ एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तीसरा होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या बच्चों, ये जो गोला है इसकी कोई त्रिज्या होगी और इसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लिखेंगे इसमें एक लाइन कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग तीन बिंदुओं को समझे कि दर्पण का ध्रुव क्या है और उसके बाद से मुख्य अक्ष क्या है और वक्रता त्रिज्या क्या है। चौथा है बच्चा वक्रता केंद्र। तो इसको समझिए, वक्रता केंद्र क्या है बच्चों। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। एक गोले का भाग होता है। एक गोले का
भाग होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए बच्चों, ये गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है गोले से बना है, तो इस जो गोले का केंद्र होगा इसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। पांचवा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है बच्चों? चलो, मुख्य फोकस देखिए बच्चों, मुख्य फोकस की परिभाषा को हम लोग समझेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। ये देखिए, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है। इसी दर्पण पर समझ लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है, आने के बाद इस दर्पण से टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष पर आएगी, और जिस बिंदु पे आएगी, जहाँ इस मुख्य अक्ष को काटेगी बच्चों, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल एफ से प्रेजेंट किया जाता है बच्चों। इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। छठा है बच्चों फोकस दूरी। समझिए बच्चों, फोकस दूरी क्या है? एकदम आसान है बच्चों कि P तथा F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को
के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, यहां से जो यहां की दूरी है इसी को हम लोग एफ स्मॉल एफ से दिखाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। इसके बाद से एक लास्ट बच्चा इसका 7 नंबर है, इसका द्वारक। द्वारक द्वारक को समझते हैं बच्चों कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की गोलीय दर्पण के परावर्तक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की वृत्ताकार सीमा रेखा गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे द्वारक को हम लोग समझ सकते हैं बच्चों कि इसको m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए, तो ये जो m n है, ये इसको इसी पूरे भाग को क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होगा वो सारा यहाँ से इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वारक कहा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी 5, 6, 7, जिसको आप समझे हैं बढ़िया से। अब हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसका, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, कुछ नियम है। तो जिसका पहला नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए, दोनों बात को हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण से कहाँ से जाएगी और उत्तल दर्पण से कहाँ से जाएगी। देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये एफ है, इसका सी है। तो इसने कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण भेज दीजिए। देखिए बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है और आने के बाद दर्पण से टकराने के पश्चात यह मुख्य फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी बच्चों? मुख्य फोकस से जाएगी। ये यही लिखा भी है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण में भी समझ लीजिए। उत्तल दर्पण में देखते हैं बच्चों हम लोग, तो उत्तल दर्पण के इधर पालिश होगी दाहिने तरफ। देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण में ये होगा मुख्य अक्ष, यहाँ पे होगा P। देखिए बच्चे, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो इसके यहाँ पे F होगा, F, और यहाँ पे हो जाएगा C। तो बच्चों, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद इधर निकल जाती हैं और इसको हम लोग मानते हैं कि फोकस से प्रतीत होती हुई क्या होगी? जाएगी। इसी बात को यहाँ पे लिखा है बच्चों कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश किरण क्या होगी? इस पे आती हुई प्रतीत होगी।
ये पहला नियम है वो प्रतिबिंब बनने का नियम का। अब हम लोग समझेंगे दूसरा नियम क्या है। तो बच्चों, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में ये दूसरा नियम है कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो समझते हैं बच्चों कैसे समांतर हो जाती है। देखिए बच्चों, ये है अवतल दर्पण और अवतल दर्पण का ये है मुख्य अक्ष। यहाँ बिंदु P होता है, यहाँ F और यहाँ पे C। तो कह रहा है कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, यदि मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण जा रही है बच्चों, ऐसे मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण जा रही है, तो मुख्य फोकस से जाने के बाद बच्चों ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये इसका नियम कह रहा है। और दूसरा बताया बच्चों, देखिए बच्चों उत्तल दर्पण के बारे में समझिए। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष है, ये P है, यहाँ F होगा और यहाँ पे C होगा। तो कह रहा है मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश किरणें, मुख्य फोकस से प्रकाश किरण आएगी इसे, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी बच्चों। क्या होगी? फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए समझिए, जब आप घर से चले हैं स्कूल, तो जिस रास्ते से घर से स्कूल गए हैं उसी रास्ते से आप घर भी जाएंगे। तो देखिए मैंने पहले में बताया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो देखिए वही रास्ता को रिटर्न करना है। अब कह रहा है कि यदि फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आएगी। जिस रास्ते से पहले गया था बच्चों, उसी रास्ते से क्या हो रहा है? अब रिटर्न कर रहा है प्रकाश की किरण। देखिए, तो दो नियम हो गया इसका। अब तीसरा नियम को समझिए। तो तीसरा नियम है बच्चों कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। इसको समझते हैं बच्चों कैसे। एक हमने बनाया अवतल दर्पण, ये बना दिया इसका मुख्य अक्ष, ये है C। तो बच्चों कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण C से जाएगी, C माने वक्रता केंद्र से जाएगी, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी बच्चों, तो इसी रास्ते से पुनः वापस चली जाती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से पुनः वापस चली जाएगी। और उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में बच्चों जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी रास्ते पे क्या हो जाएगी? पुनः वापस चली जाएगी। इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी बच्चों। तो ये मुख्य रूप से तीन इसके नियम थे। एक नियम इसका और है बच्चों, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों चौथा नियम है इसका कि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो बच्चों इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये है बनाया मैंने एक अवतल दर्पण, और प्रश्न में बोल रहा है बच्चों कि जैसे अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर तिर्यक कोई दिशा में आ रही है किरण, और जो बिंदु P पे जा रही है, कहाँ जा रही है? बिंदु P पे जा रही है बच्चों। यहाँ पे तिर्यक आ रही है, तो मान लीजिए यहाँ से कोई तिर्यक प्रकाश किरण जा रही है, जो बिंदु कहाँ पे जा रही है? P पे जा रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात इधर से चली जाएगी। तो वही कह रहा है आपसे कि तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है, और आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं,
ये मुख्य अक्ष से ये कोण, ये आई होगा, ये कोण आर होगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी बात को दूसरी बात समझ लिए उत्तल दर्पण में। तो बच्चों उत्तल दर्पण में देख लीजिए, तो प्रकाश किरण ऐसे आएगी, यहाँ पे होता है, प्रकाश किरण ऐसे आएगी और टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी वही नियम फॉलो करेगा, ये कोण आई होगा और ये कोण आर होगा, जो आपस में क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस प्रकार मुख्य रूप से 3-4 नियम है जिसको मैंने आपको बता दिया।